नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर और अर्थात के इस संस्करण में आपका स्वागत है। बीते हफ्ते हमने महंगाई के संस्कार पर चर्चा की थी और देखिए इस हफ्ते बाजार सरकार के पीछे चल पड़ा। मोबाइल रिचार्ज, सर्फ, साबुन, इंश्योरेंस सब महंगे होने की खबरें आने लगी। मनी 9 पर अर्थात को आपके स्नेह के लिए बहुत आभार। हमारे पास कई सवाल आए हैं जिनको हम इस सत्र के अंत में शामिल करेंगे, जो इस अर्थात में पूछे गए हैं। लेकिन पहले आज का अर्थात यानी महाक्रांति की हार। आपका मोबाइल महंगा होना कतई स्वाभाविक नहीं है। इसके पीछे कई परतें हैं जिन्हें इस हफ्ते अंशुमान जी ने अर्थात में खोला है। लेकिन इसकी शुरुआत उन्होंने की है दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं से। सर, क्या रिश्ता है दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का और भारत में मोबाइल रिचार्ज महंगे होने का? हाँ, हम दर्शकों का अर्थात के इस विशेष संस्करण में स्वागत करते हैं। हमने संयोग ही होता है कि पिछली बार हमने कहा था कि बाजार सरकार को के पीछे चलता है। सरकार जो राजपथ बनाती है, बाजार उस पर चलता है। और इस सप्ताह हमने देखा कि लगातार कई सारे उत्पादों की कीमतें बढ़ना शुरू हुई। यानी वो महंगाई का संस्कार जो सरकार देना चाहती थी, बाजार ने उसे अच्छे से पकड़ लिया है। हम आज विशेष रूप से मोबाइल की कीमतों में या आपका मोबाइल डेटा महंगे होने की वजहों पर चर्चा करेंगे। और इसकी वो नितांत वो वजह नहीं है जिन्हें हम समझ रहे हैं, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी है। शुभम, हमने इसकी शुरुआत प्राचीन सभ्यताओं के संदर्भ से इसलिए की है क्योंकि दुनिया में 3 पुरानी सभ्यताएं हैं। उसमें एक सभ्यता सिंधु घाटी की है जो भारत में है, दूसरी सभ्यता मिस्र में है और तीसरी सभ्यता मैक्सिको में है। मैक्सिको तो 3 बड़ी सभ्यताओं का केंद्र है, माया, इंका और एज़टेक का। लेकिन ये तीनों देश मिस्र, भारत और मैक्सिको में एक अनोखी समानता है। ये इनकी समानता इतनी भव्य नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है जैसी सब समानता हम इतिहास में देखते रहे हैं। इन तीनों में एक अनोखी समानता ये है कि तीनों दुनिया में बेडौल बाजारों के या इम्परफेक्ट मार्केट्स के नए नमूने हो गए हैं। ऐसे बाजार जहां पर या तो एकाधिकार हैं या कुछ कंपनियों के कार्टेल हैं। मैक्सिको की कहानी से शुरू करते हैं। कार्लोस स्लिम एक ब्रोकर था। वो कोई आविष्कारक नहीं था, कोई बड़ा उद्यमी नहीं था। उसका कमाई का पूरा स्रोत स्टॉक ब्रोकिंग था। 1990 में जब मैक्सिको की सरकार ने अपनी टेलीकॉम बिजनेस का निजीकरण किया, प्राइवेटाइजेशन किया, जो कि मैक्सिको की सरकारी टेलीकॉम कंपनी थी जिसका नाम टेलीमैक्स था, कार्लोस स्लिम ने उसके अधिकार खरीद लिए और सरकारी मोनोपोली प्राइवेट मोनोपोली में बदल गई मैक्सिको में। और ये भारत और मैक्सिको के बाजारों की समानता है। इसके बाद हम चलते हैं इजिप्ट की तरफ। 1990 में होस्नी मुबारक सरकार ने बाजार में सरकारी एकाधिकार खत्म किए, लगभग उसी तरह से जैसे भारत में 91 से लेकर 95 और 96 तक बहुत सारे क्षेत्रों से सरकारी एकाधिकार खत्म हुए थे और निजी कंपनियां आई थी। होस्नी मुबारक सरकार ने जब सरकारी एकाधिकार खत्म किए तो प्राइवेट उद्योग आ गए और उन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली। भारत में भी जो दूरसंचार की कीमतों में या मोबाइल के महंगे होने की दरों में जो बढ़ोतरी मिल रही है हमको, ये उसी तरह के एक इम्परफेक्ट मार्केट का नमूना है। आगे आप लिखते हैं सर कि मोनोपोली और मोनोस्पोनी की घातक जोड़ी असंतुलित बाजार की पहचान है। भारत के बाजार को इसकी रोशनी में कैसे देखा जाए? एक अर्थशास्त्री हुई हैं जिनका नाम है जॉन रॉबिन्सन, 1930 में हुई थी। और जॉन रॉबिन्सन ने काफी पहले यह देख लिया था कि अगर बाजार असंतुलित हो, अगर बाजार इनपरफेक्ट हो, तो वहां 2 बड़ी बुराइयां एक साथ निकलती हैं जिनका आपने जिक्र किया सवाल में। एक को हम कहते हैं मोनोपोनी और मोनोस्पोनी और दूसरे को कहते हैं मोनोपोली। मोनोपोली में कंपनियां बाजार में आपूर्ति पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेती हैं, जैसा कि हम भारत के कई सारे बाजारों में देख रहे हैं कि 50%, 60%, 70% हिस्सा 1-2 कंपनियों के पास है। और जबकि मोनोस्पोनी में कंपनियां बाजार की मांग पर एकाधिकार कर लेती हैं और जहां वो बाजार की आपूर्ति पर एकाधिकार करती हैं वहां वो कीमतें नियंत्रित करने लगती हैं, और जहां वो मांग पर एकाधिकार करती हैं वहां एम्प्लॉयमेंट को जॉब्स को नियंत्रित करती हैं। और भारत के मोबाइल बाजार में जो दोनों एक साथ हो रहे हैं, दोनों चीजें। भारत के मोबाइल बाजार में आपको मोनोपोली भी दिख रही है, जॉन रॉबिन्सन की क्लासिकल मोनोस्पोनी भी दिख रही है। और इसलिए जब आपके मोबाइल पर अगले 1-2 दिन में या इस महीने के बाद जब बिल आना शुरू होगा या जब आप रिचार्ज कराने जाएंगे तो आप उसे और बहुत तरीकों से महसूस कर सकते हैं।
तो अब मान लिया जाए कि जो भारत में सस्ती मोबाइल की सेवाएं थी वो अब उनका दौर खत्म हो गया, क्योंकि हम देखते हैं, अगर मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों को भी याद होगा कि पहले सेकंड के हिसाब से बिल बनते थे, दिन में अलग रात में अलग टैरिफ होते थे, कंपनियां बहुत नए नए तरीके के उत्पाद लेकर आती थी। मान लें कि अब उनका दौर खत्म। उनका दौर तो खत्म हो गया था शुभम, तब से जब हमने देखा था कि भारत में 12 कंपनियां थीं और वो सिमट कर 4 या 3 पर आ गई थी। 2018 में रिलायंस जियो ने बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा लिया और उसके बाद एक किस्म की डुओपोली बाजार में दिखाई देने लगी, जहां बाजार का बड़ा हिस्सा 2 कंपनियों के हाथ में पहुंच गया था। और जब यह स्थिति होती है तो दरें सस्ती करके बाजार में लुभाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल एक अनिवार्य सेवा हो गई और लोगों के लिए मोबाइल रखना या मोबाइल सेवा से जुड़ना उनकी जीविका के लिए, उनके काम के लिए अनिवार्य हो गया। अगर आपको ये लगता है कि मोबाइल सर्विसेज की दरों में या मोबाइल सेवा की दरों में शुरुआत अभी इसी महीने से हो रही है, नवंबर से, जब एयरटेल ने या वोडाफोन ने अपनी दरों की बढ़ोतरी की है, तो आप जरा अपने पिछले पुराने बिल निकाल कर देखिए। अगर आप पोस्टपेड सब्सक्राइबर हैं, प्रीपेड सब्सक्राइबर हैं, बीते 3 साल में भारत में मोबाइल सेवा की दरें लगभग 25% बढ़ी हैं और वो इस तरह से बढ़ी हैं कि उन्हें हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, पर उनका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन सस्ती मोबाइल सेवा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पर सेकंड प्राइसिंग वाली, डे नाइट के अलग अलग टैरिफ वाली, और दुनिया में सबसे सस्ती मोबाइल सेवा वाला जो गढ़ था भारत का, भारत की मोबाइल क्रांति को इस तरह बताया गया था कि हम दुनिया में सबसे सस्ती मोबाइल सेवा देते हैं, वो इसी साल जुलाई में टूटा। इस साल जुलाई में वोडाफोन आइडिया के संकट के बाद पूरा का पूरा बाजार लगभग जियो और एयरटेल के बीच में बट गया। और उस समय हुआ क्या? उस समय यह हुआ कि जुलाई में एयरटेल ने अपने 22 सर्किलों में 49 रुपए का जो सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान था वो बंद कर दिया, जहां से भारत का मोबाइल बाजार सबसे सस्ते मोबाइल बाजार के तौर पर माना गया था। वोडाफोन आइडिया ने इससे पहले अपने 13-14 सर्किल्स में 2G सेवा की दरें बढ़ा दी थी और उसके बाद जियो ने भी अपनी जो 28 दिन की वैधता वाला सबसे सस्ता प्लान था उसे भी बढ़ाकर 75 रुपए से के आसपास, 79 रुपए के आसपास कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि भारत में जो बेसिक प्लान थे उनकी कीमतें इस बढ़ोतरी से पहले आ गई थी। अब एयरटेल की ताजी बढ़ोतरी आई, जिसको हमने अभी देखा। एयरटेल का सबसे सस्ता जो प्लान है वो 20 रुपए महंगा हो गया और सबसे ऊंचा प्लान 501 रुपए महंगा हो गया, जिसे हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि भारत में मोबाइल दरें किस तरह से बढ़ी हुई हैं। अब इसके बाद पूरे के पूरे मोबाइल बाजार में एक किस्म की एकजुटता है कंपनियों के बीच कीमतों को बढ़ाने को लेकर, और हम जिस आधार पर भारत में मोबाइल सेवा के विस्तार की बात कर रहे थे कि हम दुनिया में सबसे सस्ती मोबाइल सेवा देते हैं, उसका दौर या उसका सूर्य अब अस्त हो रहा है। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं, ये चीज़ जनता समझ पा रही है कि हम मोबाइल दरें महंगी हो रही हैं। आप लिख रहे हैं कि पिछले 3 साल से दरें, एक नियामक है सर देश में, और टेलीकॉम का नियामक तो बड़ी चर्चाओं में रहता है, खबरों में रहता है, और उसकी जिम्मेदारी यही है कि संतुलन बना रहे, उपभोक्ताओं के हित प्रभावित ना हो। नियामक की क्या भूमिका है इस पूरे? ये बड़ा दिलचस्प पहलू है हमारे पूरी इस मोबाइल की महंगाई और मोबाइल की कीमतें बढ़ने के संदर्भ में। ये सही बात है कि टेलीकॉम नियामक की या TRAI की ये भूमिका है कि वो बाजार में दरों को सीमित रखे और न्यूनतम रखे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक टेलीफोन पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों तक इंटरनेट भी पहुंच सके, क्योंकि इंटरनेट की पहुंच अभी भारत में उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। नियामक ने क्या किया, ये बात भी खबर लोगों के नज़रों से नहीं गुजरी। इसी साल सितंबर में TRAI ने एक फरमान जारी किया। TRAI ने एक आदेश दिया टेलीकॉम कंपनियों को कि वो एक जैसे ग्राहकों को अलग अलग दरों के प्लान नहीं देंगी। यानी अगर उनके पास एक 50 रुपए या 75 रुपए की कैटेगरी वाला ग्राहक है तो उसे वोडाफोन, एयरटेल और जियो अलग अलग तरीके की सुविधाएं या प्लान की कीमतें नहीं दे सकती। यानी अगर आप एक टैरिफ बैंड रख रहे हैं 1 GB डेटा का, 28 दिन का और मिनट्स का, तो वो सारी कंपनियां एक जैसी सेवाएं देंगी। दूसरी चीज TRAI ने कहा कि जब नंबर पोर्टेबिलिटी होती है, यानी आप किसी ऑपरेटर की सेवा से खुश नहीं हैं और दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आपको जो टैरिफ का एडवांटेज दिया जाता है या आपको जो सस्ती दरों का लालच दिया जाता है वो भी बंद कर दिया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए आप अपना नंबर पोर्ट कराते हैं X से Y ऑपरेटर के पास, तो वो ऑपरेटर आपको कोई इसके लिए अतिरिक्त सुविधाएं या अतिरिक्त सहूलियत नहीं दे पाएगा। इसके बाद टेलीकॉम सेवा में एक तरफा दरों की बढ़ोतरी की जमीन तैयार हो गई। यह फैसला सितंबर में आया और नवंबर में हमने देखा कि एक तरफ से कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। अच्छा, एयरटेल का जो फैसला अभी आया था, इससे पहले ही पिछले 6-7 महीने में यह बात स्पष्ट हो गई थी कि स्पेक्ट्रम की जो देनदारी टेलीकॉम कंपनियों के सर पर है, उसके बाद
उनका जो न्यूनतम बेसिक प्लान है 28 दिनों का, उसकी कीमत लगभग 100 रुपये करनी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि जितना दबाव उनके राजस्व पर है, जितना स्पेक्ट्रम का चार्ज उनको पे करना है, वो इस सस्ते प्लान के सहारे नहीं चलाया जा सकता। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट मुझे याद आती है जो पिछले 6 महीने के भीतर काफ़ी टेलीकॉम कंपनियों के बीच में चर्चा में रही। गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि भारत में अब टेलीकॉम का कारोबार में प्रति यूजर रेवेन्यू, जिसको हम आरपू कहते हैं, ARPU, यानी प्रति उपभोक्ता जो राजस्व है, जो कमाई है कंपनी की, वो कम से कम 200 रुपये तो होनी चाहिए और इसे 300 रुपये तक पहुंचना चाहिए। एग्जैक्टली यही बात एयरटेल ने अपनी दरें बढ़ाते हुए कही कि कम से कम 200 रुपये और अधिकतम 300 रुपये तक जब तक कंपनियां प्रति उपभोक्ता नहीं कमा पाएंगी, उनकी सेवाएं लाभदायक नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल, यानी एयरटेल ने ये स्पष्ट किया कि जितनी पूंजी हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, इस पर रिटर्न हमें तभी मिल पाएगा जब कम से कम एयरटेल का हर कस्टमर 300 रुपये कंपनी को दे। सर, अब इस अगला सवाल सबसे ज़रूरी बात पर, रोजगार पर। भारत में टेलीकॉम सेवाएं सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर थे। अब अगर आप जब ये कह रहे हैं कि मोनोपोली आ रही है, मोनोस्पोनी आ रही है, तो रोजगार का भी एक हिस्सा इससे जुड़ता है। रोजगार की स्थिति कैसी है भारत में, अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की रोशनी में देखें तो? शुभम, हमने मोनोपोली का असर देखा। जो हम कह जो जॉन रॉबिन्सन की थ्योरी है कि मोनोपोली जब आती है तो कंपनियां कीमतें नियंत्रित करती हैं। अब आपकी मजबूरी है मोबाइल का इस्तेमाल करना, अगर इसकी कीमत कल और 20% 25% बढ़ जाती है तो आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि अपनी खपत कम कर लें, पर मोबाइल का बिल कम नहीं होगा, मोबाइल की दरें बढ़ती रहेंगी। यही एक मोनोपोली के या जो बेडौल मार्केट है या जो मार्केट फेल्यूअर्स हैं उनका निशाना होता है, का सबूत होता है। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, मोनोस्पोनी पर, जहां कंपनियों का एकाधिकार एम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, जॉब्स को इन्फ्लुएंस करता है और मांग को नियंत्रित करता है। यहां कुछ आंकड़े हमारे लिए जानना जरूरी है भारत के लिए, क्योंकि हम अभी एक बड़ी महामारी वाली बेकारी से निकलकर सामने आए हैं। 2007 के बाद भारत में सबसे ज्यादा जॉब जिस एक सेक्टर से आए थे वो टेलीकॉम सेक्टर था, और हमारे पास 12-14 कंपनियां थी अलग अलग सर्कल्स में। बहुत सारे जॉब्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थे, न केवल टेलीकॉम मुख्य सेवाओं में थे बल्कि उससे जुड़ी हुई तमाम एलाइड सर्विसेज में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल के डिस्ट्रीब्यूशन में, मोबाइल सर्विसेज से रिलेटेड प्रोवाइड करने में 2007 के बाद सबसे ज्यादा जॉब आए थे। नेटवर्किंग में, हैंडसेट मार्केटिंग में एक पूरा नया मार्केट इंडिया में तैयार हुआ था, जो सिर्फ और सिर्फ इस एक छोटे से इक्विपमेंट के पे आधारित था जो कि आपके हाथ में होता था। 2G लाइसेंस जब रद्द हुए और 2G स्कैम हुआ, उसके बाद पूरे के पूरे बाजार में एक अजीब सा डिसरप्शन आया, एक अजीब उथल पुथल आई, और वहां से हम बाजार में डुओस्पोनी की स्थिति में पहुंच गए, जहां पर 2 कंपनियों का बाजार के अधिकांश हिस्से पर अधिकार होता है। 2018 के अंत तक जो अलग अलग एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट्स हमारे पास उपलब्ध हैं अलग अलग एजेंसीज के, 2018 के अंत तक दूरसंचार कारोबार में 1 लाख जॉब्स खत्म हो चुके थे। और जो स्वाभाविक है, क्योंकि 18 कंपनियां थी, 2 कंपनियां रह गई, तो उन 18 कंपनियों के लोगों को 2 कंपनियों में नौकरियां तो नहीं मिली, तो करीब 1 लाख के आसपास नौकरियां खत्म हो गई थी। कोविड के असर से अकेले इस सेक्टर में 70,000 नौकरियां और कम हुई, क्योंकि और ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग हुई जॉब्स की। इस बाजार में करीब 20 लाख लोगों को अलग अलग काम मिला है, जो CIHL का सर्वे 2018 और 2020 का आता है। अब दूरसंचार बाजार में कारोबार करने के अवसर कम हो रहे हैं, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, वेतन कम हो रहे हैं, नई तकनीकें जैसे जैसे आती हैं टेलीकॉम में, जॉब्स की संभावनाएं और कम होती जाती हैं, क्योंकि ऑटोमेशन बढ़ रहा है। पहले आपको नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए फिजिकल लोगों की जरूरत होती थी, अब बहुत सारे ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स हैं जिनके जरिए आप नेटवर्क मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ एक और बड़ी बात हुई कि जब 2G लाइसेंस रद्द हुए शुभम, तो उसके बाद सरकारी बैंकों के करीब 6,000 करोड़ रुपए के कर्ज भी इन्हीं 2G लाइसेंसों की कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए और सर्विसेज शुरू करने के लिए दिए गए थे, वो भी डूब गए। अभी 3 लाख करोड़ के कर्ज टेलीकॉम कंपनियों पर बैंकों के खाते में खड़े हैं, और सरकार अभी ये तय नहीं कर पा रही है कि वो टेलीकॉम कंपनियों से रेवेन्यू से स्पेक्ट्रम की फीस बढ़ाकर वसूले या नहीं वसूले। और इस मामले में एक अजीबोगरीब परिस्थिति हमको दिखाई देती है। पहले सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को महंगा स्पेक्ट्रम बेचा और स्पेक्ट्रम की बिक्री को अपनी सफलता बताया। फिर जब टेलीकॉम कंपनियां क्राइसिस में आई और उनके ऊपर AGR के ड्यूज आए, तब सरकार ने उनको
एक और बेलआउट अभी उपलब्ध कराया है, और उस बेलआउट के बाद हमारे हाथ में क्या आया है? उस बेलआउट के बाद हमारे हाथ में महंगी मोबाइल सेवा आई है। सरकार ने एक तरफ कंपनियों को बेलआउट दिया कि हम आपसे स्पेक्ट्रम की वसूली टाल रहे हैं थोड़े समय के लिए, और उसके तत्काल 1 महीने बाद मोबाइल कंपनियों ने अपने राजस्व में गिरावट को रोकने के लिए मोबाइल सेवा महंगी कर दी। ये जो गड़बड़ झाला पूरा है सर, ये किस मतलब दुविधा क्या है? दरअसल सरकार नीतियों को लेकर बहुत स्पष्ट क्यों नहीं है? क्या बार बार गोल पोस्ट चेंज होती रहती है? क्या ऐसा है कि सरकार टेलीकॉम के लिए स्पष्ट नीति नहीं ला पाती है? 1990 से हम लगातार ये देख रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में, शायद भारत के टेलीकॉम सेक्टर में जितना डिसरप्शन और नीतियों में जितना फेरबदल हुआ होगा, उतना दुनिया के किसी टेलीकॉम एक कंट्री के टेलीकॉम सेक्टर में नहीं हुआ होगा। अगर आप अभी जहां खड़े हैं और आज जब आप मोबाइल का महंगा बिल चुकाएंगे और थोड़ा सा पीछे पलट कर देखें, तो आपको दिखाई देगा कि सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पाई, आज तक ये तय नहीं कर पाई कि वो भारत में सस्ती सेवा और बाजार और प्रतिस्पर्धा को फलने फूलने देना चाहती है, या वो टेलीकॉम सर्विसेज से मैक्सिमम रेवेन्यू लेना चाहती है। मैक्सिमम रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो वो रेवेन्यू स्पेक्ट्रम की फीस से लेकर मोबाइल सर्विसेज पर लगने वाले जीएसटी तक आता है। तो अगर सरकार एक उभरती हुई सेवा पर अधिकतम टैक्स लगाने की कोशिश करेगी, अधिकतम प्राइस लेने की कोशिश करेगी, तो हमारे जैसे तमाम उपभोक्ताओं के लिए वो सर्विस महंगी होती जाएगी। और यह दुविधा हमेशा बनी रहती है। पहले सरकार मोटी लाइसेंस फीस लगाती है, स्पेक्ट्रम की फीस बताती है, कंपनियां स्पेक्ट्रम ले लेती हैं, उसके बाद वो बैंकों के पास जाकर वो स्पेक्ट्रम दिखाती हैं और उस पर कर्ज ले लेती हैं, और जब कर्ज लेने के बाद उनको दिखाई देता है कि उनके बिजनेस मॉडल, उनके रेवेन्यू मॉडल तो सपोर्ट नहीं करते, उन्हें तो 300 रुपए का मिनिमम आरपू चाहिए तब वो कर्ज चुका पाएंगी बैंकों का, जिस कर्ज के जरिए उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा है, तो वो कीमतें तब वो पहले सरकारों के सामने जाके रोती हैं और कहती हैं कि हम नहीं दे पाएंगे। सरकार उन्हें माफ करती है, उनसे वही स्पेक्ट्रम फीस माफ कर देती हैं, उसी स्पेक्ट्रम फीस को टाल देती हैं उसका भुगतान। जैसे आप एजीआर का पूरा केस देखिए, एजीआर का केस पहले सरकार खुद कोर्ट में लेकर गई, खुद लड़ी, खुद मुकदमा लड़ी, खुद सरकार ने कहा कि कंपनियों के पिछली तारीख से जो बकायेदारी है उसका कैलकुलेशन किया जाना चाहिए, उसका फॉर्मूला बदला जाना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में ऑर्डर दे दिया और कंपनियों को एक तारीख तय कर दी कि उनको इतने लाख करोड़ रुपए पे करने, तब सरकार ने एक दूसरी बैठक करके उस ऑर्डर पर एक बेल आउट दे दिया। अब ये जो दुविधा है टेलीकॉम सेक्टर की नीतियों की, ये दुविधा हमारे लिए, हम लोगों के लिए, जो कॉमन लोग हैं, उनकी जेब पर आकर सीधे बीतती असर करती है, उनकी जेब पर आकर सीधे बीतती है। हमें ये समझना जरूरी है इस अर्थात में, और मोबाइल की कीमतें बढ़ने की दृष्टि से, क्योंकि भारत में मोबाइल बहुत बेसिक सर्विस है, बहुत बड़ी नेसेसिटी है कि क्रांतियां, क्योंकि मोबाइल को या भारत की टेलीफोन क्रांति को भारत की महाक्रांति कहा गया, और यह कहा गया कि भारत की सबसे बड़ी रिवॉल्यूशन थी, इसने पूरा देश बदल दिया। आज हम जितने कंटेंट को देख रहे हैं, जितना संपर्क कर रहे हैं, जितना बिजनेस कर रहे हैं, भारत की जीडीपी में एक बड़ा योगदान सिर्फ मोबाइल सर्विसेज ने किया। लेकिन महाक्रांतियां आपके लिए सफलता की कोई चिरंतन गारंटी नहीं होती। एक बार क्रांति हो जाना, एक बार तकनीक आ जाना, एक बार सेवा का उदारीकरण हो जाना एक गारंटी नहीं है कि आपकी पूरी अर्थव्यवस्था की तरह से चलती रहेगी। हमें प्रतिस्पर्धा की लगातार बड़े पैमाने पर हिफाजत करनी होगी। भारत के टेलीकॉम बाजार को बेलआउट पैकेजेस नहीं चाहिए, भारत के टेलीकॉम बाजार को सस्ते कर्ज नहीं चाहिए, भारत के टेलीकॉम बाजार को नई कंपटीशन चाहिए, भारत के टेलीकॉम बाजार को कम से कम 4 या 5 ऑपरेटर्स चाहिए। और जब तक वो 4 या 5 कंपनियां भारतीय बाजार में नहीं आएंगी, हम बाजार में एक नए किस्म का एकाधिकार बनते देखेंगे, जो मोबाइल सेवा से इंटरनेट और इंटरनेट से ई कॉमर्स तक फैलता चला जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो मोबाइल पर बेस्ड है। और जब ये एकाधिकार बढ़ेंगे, जो मोनोपोली और मोनोस्पोनी आएगी, तो अंततः शुरुआत में हमको वो ग्रोथ भले ही दिखाई दे, पर बाद में ये कंपनियां अपने हिसाब से कीमतें तय करेंगी और उन कीमतों को हमें चुकाना पड़ेगा। तो महाक्रांतियां प्रतिस्पर्धा लाती हैं, सरकारें उन क्रांतियों के लाभ बाद में गंवा देती हैं, और धीरे से वो बाजार सरकार के एकाधिकार से निजी कंपनियों के एकाधिकार में पहुंच जाता है। हमें यहां समझना जरूरी है, जहां हम इस बात को खत्म कर रहे हैं अर्थात में जो अंतिम विषय है वो जरूरी है कि कोविड का लॉकडाउन जब लगा तो हमें ये भारत में जो डिजिटल डिवाइड है वो स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दिया। भारत में 60% 70% बच्चे स्कूल नहीं जा सके, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, उनके पास डिजिटल पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। हम एक तरफ भारत में डिजिटल क्रांति का दावा कर रहे थे, हम दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल मार्केट थे, पर लेकिन भारत में अभी भी 65% लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, उनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। भारत में अभी करीब जो मेरे पास आंकड़ा है, 1 अरब लोगों के पास स्मार्टफोन्स भी नहीं है, अभी वो पुराने फीचर फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इससे पहले कि सब तक इंटरनेट पहुंच जाए, इससे पहले कि सबके हाथ तक स्मार्टफोन पहुंच जाए, इससे पहले तक कि गांव के हर बच्चे को लॉकडाउन की परिस्थिति में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिल सके या उसके पास पहुंच सके, उससे पहले हमने भारत में मोबाइल की महंगाई को न्योता दे दिया। इससे पहले कि लोगों के हाथ में सस्ती मोबाइल पहुंचे, सस्ता स्मार्टफोन पहुंचे, सस्ती सेवा पहुंचे, हमारी सबसे बड़ी क्रांति जो है वो हमें महंगाई के दरवाजे पर ले आई है। अब यहां से जो अगला रास्ता वो ये है कि सरकारों ने एक बेल आउट दे दिया। क्या वो बाजार में नई प्रतिस्पर्धा इंट्रोड्यूस करेंगी? क्या वो भारतीय बाजार को दो कंपनियों की जकड़ से बाहर निकालकर कम से कम 3 या 4 कंपनियों का बाजार बनाएंगी? और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एयरटेल और वोडाफोन के इस बार के स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। मनी9 पर उस पर जो हमने वीडियो बनाया उसे ध्यान से देखिए। वो इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि यह आखिरी बढ़ोतरी नहीं है। मोबाइल दरों में आखिरी बढ़ोतरी नहीं है। आने वाले समय में आपको मोबाइल और इंटरनेट के लिए और ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। और यहीं पर यह सुनिश्चित होती है कि जो भारत की एक बड़ी महाक्रांति है वो हार की बिल्कुल चौखट पर खड़ी है। जो चीज़ें अंशुमान जी ने अपने अर्थात में बताई, अगर सरकारें, अगर नियामक, अगर कंपनियां इस तरह नहीं सोचती हैं तो वाकई ये जो खाई है डिजिटल असमानता की और गहरी होती जाएगी। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस संस्करण के अंत में हम आप लोगों के सवाल लेंगे। पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि ये अर्थात आपको कैसा लगा, महाक्रांति की हार, इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सवाल, अपने सुझाव हमें जरूर भेजिए। और अब हम सवाल लेते हैं। पिछले हफ्ते हमें शिल्पी अग्रवाल ने एक सवाल भेजा है कि आरबीआई में आम आदमी से पैसे जमा कराने का विज्ञापन शुरू कर रही है सरकार, यानी सरकार कर्ज लेने जा रही है, तो कौन से खर्च ऐसे हैं जो सरकार पूरे नहीं कर पा रही जिनके लिए वो ये कर्ज ले रही है? शिल्पी ये जानना चाहती है। शिल्पी का सवाल बड़ा दिलचस्प भी है। सरकार तो कर्ज पहले से ही ले रही है। केवल फर्क ये है कि अभी तक सरकार बैंकों से कर्ज लेती थी, अब आप भी उसको सीधे कर्ज दे सकते हैं और उसके सरकार के बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। एक किस्म से अगर आप ये देखें कि अगर हम सरकार के कर्ज की समस्या को एक सेकंड के लिए किनारे रख दें तो यह फैसला सरकार के कर्ज मार्केट का लोकतंत्रीकरण है, डेमोक्रेटाइजेशन है। यानी आप सरकार के बॉन्ड में सीधे निवेश कर सकते हैं। यह निवेश पहले केवल बैंक या एफआईज कर सकते थे, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि यह फैसला यह बताता है कि सरकारें आप बजट चलाने के लिए किस सीमा तक कर्ज पर निर्भर होती चली जा रही हैं। और इस दृष्टि से इस साल का बजट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संकेत लेकर आएगा फरवरी में कि हमें पता चलेगा कि सरकारों ने कितना कर्ज लिया है और सरकारों का कर्ज आपकी जेब पर कैसे असर करता है। ये जो रिटेल डायरेक्ट की स्कीम आई है जिसमें आप निवेश करने की बात कही जा रही है, ये अगर आप इसमें निवेश ना भी करें तो भी आपके लिए इसको जानना जरूरी है कि जब सरकारें कर्ज लेती हैं तो उससे आपके होम लोन, आपके बैंक लोन, आपके क्रेडिट कार्ड बिल कैसे महंगे होते हैं। इसमें मैं आप सजेस्ट करूंगा कि आप मनी9 के यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसे विस्तार से समझिए कि सरकारें कर्ज क्यों ले रही है, सरकार आम लोगों के लिए कर्ज की खिड़की क्यों खोल रही है और उसका आपके जेब पर या जिंदगी पर असर क्या होने वाला है। बिल्कुल, और आप इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको पोस्ट किया है और आप पूरा ये सरकार की जो आरबीआई रिटेल स्कीम है इसमें भले निवेश करें या ना करें, लेकिन इसमें दी गई जानकारी को, इस वीडियो में दी गई जानकारी को जरूर जानिए। सर, अगला सवाल रहीम सुरानी पूछ रहे हैं कि ये जो जीएसटी कलेक्शन में तेजी है ये कीमत बढ़ने की वजह से है या जो जीडीपी है उसके बढ़ने की वजह से है? दोनों चीजें हैं, पर कीमतें बढ़ने से सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। ये बात रहीम जी ने बिल्कुल सही समझी और पकड़ी है, क्योंकि भारत में 70-80% प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन जो एड वैलोरम है, यानी जिनकी मूल्य पर टैक्स लगता है। और इस जगह पर हमारे लिए समझना जरूरी है कि जो कारोबारी या उद्योगपति है वो परोक्ष रूप से सरकार का रेवेन्यू कलेक्टर होता है। वो जितना टैक्स सरकार बढ़ाती है वो टैक्स अपने प्रोडक्ट में जोड़कर उसकी कीमत बढ़ाकर कंज्यूमर तक पास ऑन कर देता है। तो यदि कोई कंपनी अपने उत्पाद की कीमत बढ़ा रही है तो उस कीमत पर लगने वाले टैक्स के हिसाब से सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है। इसलिए महंगाई सरकारों के लिए परोक्ष रूप से फायदेमंद होती है यदि वो राजनीतिक नुकसान ना करे, क्योंकि महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है सरकारों के रेवेन्यू भी उसी तरीके से बढ़ना शुरू होते हैं। अब जीएसटी में सरकार हमें, रहीम जी, कभी नहीं बताती कि इसमें कितना जीएसटी का संग्रह महंगाई बढ़ने के कारण आया है और कितना जीएसटी का संग्रह खपत बढ़ने के कारण आया है, लेकिन महंगाई का सरकार के रेवेन्यू में बड़ा योगदान होता है। तो रहीम जी के सवाल के लिए शुक्रिया। हमारे पास समय कम था इसलिए हम आज बहुत सारे सवाल सम्मिलित नहीं कर पाए, अर्थात पर कई सारे प्रश्न आते हैं। हमें उम्मीद है कि अगली बार आप कुछ नए सवालों के साथ हमारे साथ आएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। अर्थात का ये संस्करण आज यहीं तक। आप मनी9 देखते रहिए।
मनी 9 को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें हम अर्थात के इस 20-25 मिनट की चर्चा में नहीं ले पाते हैं, उन आंकड़ों को आप तक नहीं ला पाते हैं, उन्हें सबको हम अपने वीडियो में, अपने पॉडकास्ट में पिरोकर आपके लिए लाते हैं। तो यदि अभी तक आपने मनी 9 का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब करिए, और उन सारे सवालों के, उन सारे प्रश्नों के उत्तर वहां आपको मिलेंगे जो आप पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।